Good morning, students. Yes, today we shall start our 16th lesson, Netaji Subhash Chandra Bose. It is written by Colonel G.S. Dillon. Colonel G.S. Dillon has mentioned here his dignified qualities, who's Netaji Subhash Chandra Bose. Yes, in his book Builders of Modern India, Subhash Chandra Bose, the Dr. Girija K. Mukherjee of Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, on page 104 says, who says? Dr. Girija K. Mukherjee in his book Builders of Modern India, Subhash Chandra Bose, he says about him what? The question to all of us is then, will Subhash be remembered by the generations to come? क्या सुभाष चंद्र बोस आने वाली पीढ़ियों के द्वारा याद किए जाएंगे? हमारे सामने अब ये प्रश्न था. आई थिंक ही विल. He says that he think he will be remembered. At least it was for this recompense that his restless soul traversed means traveled oceans and foreign lands in search of an answer to India's freedom. यहाँ पर बताते हैं वो उनके बारे में कि इनकी जो आत्मा थी, ये खुद बेचैन थे. वो उन्होंने 7 समुद्र पार फॉरेन लैंड सिर्फ इस चीज़ की खोज में ट्रैवलिंग की कि इंडिया को किस तरीके से आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले. इट इज़ टू हॉरिबल टू थिंक दैट ही इज़ नो लॉन्गर अमंगस्ट अस. उस समय की बात है, ये बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए उस समय जब इन्होंने ये लिखा तब वो ये कहते हैं कर्नल जी.एस. ढिल्लों कि हम लोगों के लिए ये सोचना भी बहुत भयावह था, हॉरिबल था कि वो अब हमारे बीच में नहीं है. टू हिज कॉलीग्स ही विल रिमेन एवर अलाइव. अपने सहकर्मियों में, अपने कलीग्स में, साथियों में वो हमेशा जीवित रहेंगे, भले ही वो दुनिया में नहीं है. बट ही विल रिमेन एवर अलाइव, एवर ग्रीन एंड इमॉर्टल. सदा याद किए जाने वाले, अमर हैं वो. ही इम्पोज्ड ऑन देम. ही इम्पोज्ड, उन्होंने उन पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी. हिज विविड पर्सनैलिटी सो वेल. विविड मीन्स मल्टी डायमेंशनल, वेराइड पर्सनैलिटी सो वेल. इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की छाप अपने सहकर्मियों पे छोड़ी. एंड दे एट लीस्ट विल नॉट फॉरगेट हिम एज लॉन्ग एज दे लिव. जब तक वो जीवित रहेंगे वो तो उनको नहीं भूल सकते. किन्हें? सुभाष चंद्र बोस जी को. कौन? उनके सहकर्मी, उनके साथ में काम करने वाले कलीग्स. बट आई होप दोज हु विल कम आफ्टर देम. लेकिन यहाँ ये बोलते हैं ढिल्लों जी कि मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, come after them, will also gratefully remember this magnificent man. इस ग्रेट मैन को आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी, याद करेंगी. born to be a grand senior who lived and died so that India could be great and so that men and women of our race may not have to be born into this world with the stigma of being a subject people and not free and independent as we are today. यहाँ पर आने वाली पीढ़ी इस महान व्यक्ति को याद रखेगी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ एक ग्रेट एल्डर के लिए रूप में, एक महान नेता के रूप में, जो जिया भी और जिनकी मौत भी हुई इसलिए ताकि इंडिया महान बन सके. इंडिया में रहने वाले जो महिला पुरुष हैं वो उस गुलामी में न रहें. आज जिस फ्री नेशन में हम सांस ले पा रहे हैं तो आने वाली जनरेशन भी इसी फ्री नेशन में सांस ले पाए. आने वाली जनरेशन फ्री इंडिया में पैदा हो, वो ऐसा चाहते थे. तो यहाँ नेताजी की ये क्वालिटीज़, कई क्वालिटीज़ को बताया गया है. और सब्जेक्ट पीपल, बेटा सब्जेक्ट पीपल मतलब स्लेव पीपल, गुलाम, है ना, जैसा कि हम लोग पहले हुआ करते थे. तो यहाँ नेताजी का ये था, उनकी ऐसी अपेक्षा थी कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो एक स्वतंत्र देश में जन्म ले.
जो आने वाली पीढ़ियाँ स्वतंत्र देश में फले फूले पनपे, वो गुलाम न रहे। क्लियर। लॉन्ग बैक इन द 30s, अब प्रीवियस ईयर्स में जा रहे हैं, 30s के ज़माने में, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड नेताजी देश नायक, मीन्स लीडर ऑफ द कंट्री। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी नेताजी को देश नायक की उपाधि दी थी। देश नायक मतलब देश का नायक, मतलब लीडर ऑफ द कंट्री। ड्यूरिंग द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद सेना, during the INA crisis, when General Shizo Arizu, second in command of the Japanese Imperial Army, General Staff invited राज बिहारी बोस। अब यहाँ पर जो INA का जो संकट आया था उस समय, तो वो जो जनरल सीजो अरिज्यू, जो कि जापानीज इंपीरियल आर्मी जनरल स्टाफ के सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने राज बिहारी बोस को इनवाइट किया। राज बिहारी बोस जो जिनके हाथ में INA की बागडोर थी उस समय, ठीक है। तो राज बिहारी बोस को इनवाइट किया इन ऑर्डर टू नो हिज माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है जानने के लिए, अबाउट नेताजी कमिंग एंड डिस्क्रीटली आस्क्ड, नेताजी के आने के बारे में उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि नेताजी आने वाले हैं, तो ये क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तो वो जानने के लिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली उनसे पूछा, डिस्क्रीटली उनसे पूछा। किसने? जनरल सीजो अरिज्यू ने, जो सेकंड इन कमांड थे जापानीज इंपीरियल आर्मी जनरल स्टाफ के। उन्होंने पूछा उनसे, नेताजी इज डिज़ायरस ऑफ कमिंग ओवर हियर, नेताजी यहाँ आने के इच्छुक हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आने के इच्छुक हैं। एंड आई वंडर हाउ यू वुड ट्रीट हिम, और मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। द ओल्ड रिवोल्यूशनरी क्वाइटली रिप्लाई, ओल्ड रिवोल्यूशनरी कौन? राज बिहारी बोस। उन्होंने बहुत शांति से रिप्लाई किया, नेताजी के बारे में राज बिहारी बोस जी की क्या राय थी, उन्होंने व्यक्त की, नेताजी इज अ बॉर्न लीडर ऑफ लीडर्स, भाई नेताजी तो पैदाइशी नेताओं के नेता हैं। आई शैल ऑफ कोर्स बी क्वाइट प्लीज्ड टू आस्क हिम टू टेक ओवर फ्रॉम मी, मुझे बहुत खुशी होगी यदि मेरे हाथ से वो ये INA की कमान अपने हाथ में लेते हैं तो। आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ अ कन्वर्सेशन विद जनरल फूजीवाड़ा, यहाँ पर कर्नल ढिल्लो बोलते हैं कि मुझे जनरल फूजीवाड़ा से भी बातचीत याद आ रही है, ड्यूरिंग माई विजिट टू जापान इन द ऑटम ऑफ 1974, जो ऑटम सीज़न था उस समय जब मैं जापान की विज़िट पे गया था, तो वहाँ के जो जनरल फूजीवाड़ा थे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई, वो भी कन्वर्सेशन मुझे याद आता है। वी वर पासिंग अलॉन्ग जनरल टोजोज हाउस, हम लोग जनरल टोजो के घर के सामने से जा रहे थे। रिमिनिसिंग मीन्स ब्रिंगिंग इनटू मेमोरी, रिमिनिसिंग ऑफ द वार डेज, युद्ध के समय के दिन को याद करते हुए हम लोग जा रहे थे। कौन? जनरल फूजीवाड़ा और ये कर्नल ढिल्लो। आई आस्क्ड द जनरल अबाउट प्राइम मिनिस्टर टोजोस ओपिनियन, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर जनरल टोजो थे उनकी ओपिनियन इन्होंने जनरल फूजीवाड़ा से जानने की कोशिश की, जनरल फूजीवाड़ा से, कि नेताजी के बारे में जनरल टोजो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जापान के, वो नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं। तो फूजीवाड़ा ने रिप्लाई किया दैट जनरल टोजो प्राइम मिनिस्टर वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय नेताजी दैट ही सेड, उन्होंने कहा फूजीवाड़ा ने ढिल्लो जी को कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर जो जनरल टोजो हैं वो तो नेताजी से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि वो कहते हैं टोजो जी क्या, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैन ऑफ द सेंचुरी, यदि सदी का कोई व्यक्ति है तो ही इज़ वन हुम आई मेट टुडे, वो वही है जिससे मैं आज मिला हूँ। उनकी मुलाकात हुई होगी तो उन्होंने कहा कि मैं आज जिससे मिला हूँ, मतलब नेताजी, वो यदि वो सदी का कोई नायक है, व्यक्ति है, तो वो हैं नेताजी। फूजीवाड़ा बिलीव्ड दैट इफ़ नेताजी हैड अराइव्ड इन द ईस्ट, उनका ये मानना था कि यदि नेताजी ईस्ट में आ जाते एक साल पहले, अ ईयर अर्लियर, वी वुड हैव वन द वॉर, उस समय जो वॉर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने कहा कि यदि वो उस समय आ जाते तो इनकी रणनीति, स्ट्रैटेजी
क्योंकि नेताजी की इतनी अच्छी थी, जिसका लोहा तो ये लोग भी मानते थे, जापानीज़। उस समय जापान की हार हुई थी उस वॉर में, तो ये बोलते यदि नेताजी 1 साल पहले आ जाते तो हम वो वॉर जीत जाते। आफ्टर citing above impressions, citing means presenting above impressions of some of the great men who happened to see नेताजी, कुछ ऐसे महान लोग हैं जिनके ऐसा हुआ है कि वो कांटेक्ट में आए हैं नेताजी के, जो नेताजी से मिले हैं फ्रॉम अ क्लोज रेंज, काफ़ी करीब से। नाउ आई विल ट्राई टू सम अप माई आंसर टू द क्वेश्चन एज अंडर। यहाँ मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ अपना आंसर उस क्वेश्चन के लिए जो था उस समय का। तो वो ऐसा है, नेताजी प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। नेताजी दूसरों को जो कहा करते थे वो खुद के व्यवहार में भी लागू किया करते थे। ठीक है, जो दूसरों को बोला जाता था, है ना। हम लोग कई बार होता है कि कई लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उपदेश बहुत देते हैं, पर वो हमारे व्यवहार में नहीं होता। लेकिन नेताजी का ऐसा नहीं था। नेताजी का कैसा था कि वो जो दूसरों को बोलते थे वो उनके खुद के व्यवहार में भी हुआ करता था। देयर वॉज नेवर एनी डिफरेंस इन हिज वर्ड्स एंड डीड्स। उनके काम में और उनके बोलने में कभी भी कोई अंतर नहीं होता था। यहाँ बेटा हिंदी में एक सेंटेंस लिखा गया है, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क ना था। जैसा वो कहते थे वैसा ही वो करते भी थे। दूसरों के लिए जो बातें यदि उपदेश वाली हैं, सलाह वाली हैं, तो वो उनके खुद के व्यवहार में, खुद के जीवन में भी वो अप्लाई करते थे। नेताजी केयर्ड नॉट ओनली फॉर द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ हिज सोल्जर्स बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड देयर फीलिंग्स। वो अपने जो सोल्जर्स, जो सैनिक थे, उनके न केवल सम्मान, कल्याण और उनकी सुविधा का ध्यान रखते थे, बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करते थे। उनके अंडर में जो काम करते थे सोल्जर्स, उनके साथ वो बहुत ही सिंपैथेटिक बिहेवियर रखते थे। मतलब उनकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करते थे, उनके सम्मान का भी ध्यान रखते थे, उनके कल्याण का, वेलफेयर का भी और उनकी कंफर्ट का भी। ही हैड अ कंपैशनेट नेचर। उनका नेचर बहुत ही काइंड था, दयालु स्वभाव था। ही ओवरवेल्ड अस मतलब यहाँ पर जो ढिल्लो जी बोल रहे हैं वो और उनके जो साथ में सोल्जर्स काम करने वाले, तो ही ओवरवेल्ड अस विद हिज कंसर्न फॉर अस। वो हम लोगों को भाव विभोर कर देते थे, ओवरवेल्म कर देते थे अपनी चिंता से, जो हमारे प्रति वो जताया करते थे, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। एक एक के प्रति भी वो चिंतित रहते थे, हम लोगों के पर्सनली अलग अलग, और हम सब जब ग्रुप में होते थे तो हम सब के लिए भी वो चिंतित होते, हमारे कंसर्न होते थे, और उनका वो कंसर्न देख के हम लोग बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे, ओवरवेल्म्ड हो जाते थे। अब कैसे चिंता करते थे? लाइक sending a pair of boots to a sepoy with instructions to regimental commander to see personally that it fitted the man and report back to Netaji, helping his own to Netaji। यहाँ पर पहले तो जैसे होता है कि सोल्जर्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ सोल्जर्स को जैसे बूट्स भेजना है उन लोगों के लिए, तो किसी सिपाही के लिए, किसी सोल्जर के लिए जब वो पेयर ऑफ बूट्स भिजवाते तो रेजिमेंटल कमांडर के थ्रू भिजवाते, इंस्ट्रक्शंस के साथ कि भाई दे के आओ और अपने सामने उनको पहनवाओ और देखो वो सही आता है कि नहीं। जनरली ये होता है कि भिजवा दिया, अब आप अपना सेट करके पहनते रहो, अपना देख लो कौन सा फिट आ रहा है, क्या आ रहा है। नहीं, यहाँ इनका ऐसा नहीं था। ये अपने साथ जो भिजवाते थे चीज़ें जो भी, वो सामने उनको पहनवा के, जैसे बूट्स की बात हो रही है तो पहन के खुद देखो, रेजिमेंटल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन होती थी अपने सामने पहनवाइए, देखिए इसको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आके मुझे रिपोर्ट करो कि हाँ उसको सही आया है। इस तरीके का वो नेचर रखते थे, इस तरीके का बिहेवियर रखते थे अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। हेल्पिंग हिज ओन स्टाफ ऑफिसर्स, अपने जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनको भी मदद करते, किस चीज़ में? टू वॉश हैंड्स बाय पोरिंग वाटर एंड ऑफरिंग हिज ओन टॉवल टू स्क्रब हैंड्स। भाई इतने हेड थे वो उनके, लेकिन उसके बावजूद वो अपने स्टाफ ऑफिसरों को उनके हाथ
पानी दे के धुलवाया करते, उसमें उनको शर्मिंदगी नहीं थी। अपने अधीनस्थों के साथ वो ऐसा व्यवहार रखते थे। कई बार अपना टॉवेल उनको हाथ पोंछने के लिए दे देते थे। शेडिंग टीयर्स विद अ लम्प इन हिज थ्रोट ऑन हियरिंग अबाउट आवर डिफ़िकल्टीज़। हमारी परेशानियां सुनते थे तो उनका गला भर आता था, उनकी आँख से आंसू बहने लगते थे, इतने सिंपैथेटिक थे, ये खुद बताते हैं ढिल्लो जी। एंड टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू सप्लाई रिलीफ, और तुरंत एक्शन लेते थे कि किस तरह से हमको रिलीफ मिले। हमारी परेशानियों से उनका दिल पसीज जाता था, उनका दिल भर आता था, और वो तुरंत एक्शन लेते थे हमको कंफर्ट देने के लिए। Such spontaneous feelings coming out of his heart made him extraordinary, a rare leader of men in war. इस तरीके की इनकी जो फीलिंग्स होती थी, सेल्फ फ्लोइंग, दिखावा नहीं था कुछ, तो ये उनको एक रेयरेस्ट पर्सन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनाती थी। His men felt happy, proud and lucky to do and die under his command. भाई कोई हमारे लिए जब इतना पॉजिटिव होगा, इतना कंसर्न होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी उसके लिए कुछ करने में खुशी महसूस करेंगे। तो यहाँ वो बोलते हैं कि हम लोगों को उनके लिए कुछ भी करने में, यहाँ तक कि अपनी जान देने में भी हम लोग प्राउड फील करते थे, खुशी महसूस करते थे कि हमारा इतना अच्छा लीडर है, तो इनके लिए जान भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस टाइप की फीलिंग उनके सोल्जर्स में, उनके सबॉर्डिनेट्स में थी। इट वॉज दिस रिलेशनशिप विच केप्ट अप अवर मोरल मीन्स हमारा नैतिक मनोबल जो होता था वह ऊंचा रहता था हर समय। भाई जब अपना लीडर ही इतना एंथुजियास्टिक, अपने लिए इतना पॉजिटिव होगा, तो वहाँ के सोल्जर्स तो खुश रहेंगे तो एंथुजियास्टिक रहेंगे तो लड़ाइयों में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा जो नैतिक मनोबल रहता था वो काफ़ी ऊंचा रहता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल अवर डिफ़िकल्टीज़ एंड डेफिशिएंसीज़, हमारी कितनी भी अभावों के बावजूद, हमारी कितनी भी परेशानियों के बावजूद, हमारा मनोबल जो होता था, हमारा आत्मिक मनोबल वो काफ़ी ऊंचा रहता था। किस वजह से? सिर्फ नेताजी के व्यवहार की वजह से, नेताजी के कंसर्न की वजह से। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे भी घर में आप देखते होंगे आप लोग, यदि हम अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स के प्रति सिंपैथेटिक रहते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, तो वो भी हमारे लिए करने के लिए लालायित रहते हैं कि भाई हमारा जो ओनर है ना, हमारे लिए इतना पॉजिटिव है, हमारे लिए इतना कंसर्न है, तो वो लोग भी सोचते हैं। ऐसे यहाँ पर भी था, ये काफ़ी उनके लिए सोचते थे, उनके कंफर्ट का, ऑनर का, सबका ध्यान रखते थे। तो यहाँ जो सोल्जर्स उनके सबऑर्डिनेट्स थे वो भी उनके लिए उतने ही तत्पर होते थे। नेताजी's knowledge of history of wars fought on different battlefields of the world could easily surpass the knowledge of any seasoned general. यहाँ उनका जो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी इतिहास में, उसका जो उनका नॉलेज था वो बहुत अधिक था, ठीक है, किसी भी सीजन जनरल से ज़्यादा नॉलेज था उनका। He read a lot and did his homework on the subject he had to deal with. यानी यहाँ जो भी काम करना होता था उनको, तो वो उसके पहले ही वो काफ़ी कुछ उसके बारे में अध्ययन कर लिया करते थे, उनका पहले ही होमवर्क हुआ होता था। When he had to see anybody, किसी से मिलना होता है यदि उनको, he would learn all about the person and his problems before the interview. उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो पहले ही जानकारी, मालूमात हासिल कर लेते थे उनसे बातचीत के पहले। किसी से भी मिलना होता तो भाई ये कौन है, कहाँ से आया है, इसकी क्या परेशानियाँ हैं, सब कुछ। The result was that the man could go back happy and contented. अब इसका रिजल्ट क्या होता था? जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता तो वो जब वापस जाता तो बहुत ही संतुष्ट, सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी होता था। दैट द सुप्रीम कमांडर, ये जो सुप्रीम कमांडर है नेताजी, न्यू हिम इंटीमेटली, उसको बड़ी खुशी होती थी कि अरे ये मेरे बारे में जानते हैं काफ़ी कुछ, तो अच्छा लगता था उसको, उनसे मिलने में वो कुछ अजनबीपन नहीं लगता था उनको। An interview with Netaji went a long way in creating that confidence without which it is impossible to wage a revolutionary war. और यही चीज़ थी कि ये जो रिवोल्यूशनरी वॉर था इसको जीतना लगभग नामुमकिन था। ये नेताजी के बिहेवियर से ही पॉसिबल हो पाया। यहाँ पर ढिल्लो जी बोलते हैं, कर्नल ढिल्लो बोलते हैं, तो यहाँ उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि काफ़ी कुछ चीज़ें कंफर्टेबल होती जाती थी, इजी गोइंग होती जाती थी। वो बहुत ध्यान रखते थे अपने सोल्जर्स, और सोल्जर्स भी उनके लिए फिर लालायित रहते थे कुछ भी करने को, मर मिटने को। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ आज ख़त्म करते हैं इस लेसन को, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।